नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा राजनीतिक नहीं है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट पर। पूर्ण बजट तो नहीं, अंतरिम बजट आज पेश किया गया। कहा जा रहा था इस बजट में काफी लोगों को बहुत कुछ दिया जाएगा, और यहां पर क्या कुछ दिया गया उसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार ने अपनी तमाम बातें बताई, तमाम योजनाएं बताई, किसको कितना लाभ बताया, किसको गरीबी से उबारा, कितने रोजगार दिए। इन तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम देश को विकसित लेके जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को विकसित बजट की संज्ञा दी। हालांकि विपक्ष का भी कटा छा गया, लोगों ने इसको जन विरोधी बोला। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट जन विरोधी है। अभी बजट जन विरोधी है या जन के लिए उपयोगी है, यही हमारी चर्चा विषय भी है कि इस बजट के माध्यम से तमाम आयाम भी प्रस्तुत किए जाने वाले थे, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, और जब चुनाव होते हैं तो साल में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। हालांकि 2019 में भी अंतरिम बजट पेश किया गया था। उस समय तमाम तरह की योजनाएं भी लाई गई थी, चाहे हम प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की बात कर लें, महत्वपूर्ण योजना थी, और किसानों को 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे। योजना चल रही है। पर इसके साथ अगर हम बात करें तो आज बजट में काफी कुछ बताया गया, और खास तौर से मध्यम वर्ग को लेकर तमाम बातें भी यहां पर की गई, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास दिए गए। अब यहां पर मध्यम वर्ग के लिए मध्यम वर्ग आवासीय योजना की भी बात कही गई, और कहा जा रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ लोगों को यहां पर जो मध्यम वर्ग से आते हैं उनको आवास दिया जाएगा, उनको भी आवास उपलब्ध कराना है। क्योंकि हमेशा हम देखते आए हैं कि जब बजट होता है तो मध्यम वर्ग को खास आस भी रहती है कि सरकार हमको क्या देने वाली है। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जब सरकार यहाँ नई बनने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर अब व्यवस्थाएं बदलेंगी या चेंज होगी, वो समय बताएगा। तो उस हिसाब से भी वहां पर बदलाएं जो हो सकता है वो हो सकता है वहां पर। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा गर्म रही। कॉर्पोरेट को अगर बात करें तो 22% की उनको छूट देने की बात भी यहां कही गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं को भी यहां पर खासा लाभ दिया गया, और यह बताया गया कि यहां पर जो 2 करोड़ लखपति दीदी की योजना थी उसको 3 करोड़ कर दिया गया है। बड़ी घोषणाएं, पर घोषणाओं के बीच में तमाम तरह के सवाल भी हैं। सवाल यहां पर यह है कि हम विकसित देश की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हम नए नए एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, हम भारत को तकनीकी स्तर से मजबूत करने की बात करते हैं, आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करते हैं। तो यहां पर हम उन व्यवस्थाओं की भी बात करनी जरूरी है, जिसको लेकर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। परिवहन की बात करें तो ट्रेनों में हमने देखा है तमाम तरह की प्रीमियम ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ ऐसी ट्रेनों की भी आवश्यकता है जो जनता के लिए हो, क्योंकि यहां पर जो मध्यम वर्ग है उसकी क्षमता नहीं है कि वो बड़ी और प्रीमियम ट्रेनों में सफर करे। क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों का हाल है, कोरोना के समय जरूर सोच रहा था, क्योंकि वहां पर उस समय उतने ही टिकट बांटे गए जितने की पैसेंजर हुआ करते थे। क्या वो व्यवस्था यहां पर लगातार नहीं की जा सकती है? क्या ट्रेनों के फेरे नहीं बजा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तमाम जगह ट्रेनों की कनेक्टिविटी ही नहीं है, अगर है तो बड़ी कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भी यहां पर यह है कि हम लाख अपने आप को बेहतर की बात कहें, पर अब भी तमाम दिशाओं में काम होना बाकी है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तमाम चीजें यहां पर उपेक्षित रही। अब यहां पर हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ अलग होने वाला है, एजुकेशन सेक्टर में यहां पर कुछ और बड़े आपको कदम उठाने पड़ेंगे, ये भी जरूरी है। क्योंकि जब जब आप व्यवस्थाओं को टटोलते हैं तो आपको सबसे पहले एक बात सामने आती है, वो है हमारे देश की आबादी। 142 करोड़ से ज्यादा की आबादी, और वहां पर अगर आपको विकास करना है, व्यवस्थाओं को सुधारना है और विकास के आयाम प्रस्तुत करना है, इतिहास बनाने हैं, कीर्तिमान बनाने हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर व्यापक पैमाने पर फेरबदल भी करने पड़ेंगे, बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, और बड़े निर्णय के साथ साथ उन व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करनी पड़ेगी
जिनके लिए आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि यहां पर जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं देखेंगे, तब तक बजट आप कितना भी जनता के लिए लेके आए, उसका असर थोड़ा कम रह जाता है। अब यहां पर वित्त मंत्री तमाम तरह की योजनाओं की बात की, गरीबी की बात की, 1.4 करोड़ युवाओं को यहां पर स्वरोजगार से जोड़ने की बात की, तमाम तरह की बातें की, और यह बताया कि 25 करोड़ की आबादी को हम गरीबी रेखा से बाहर ले आए हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं। हमने अपनी सरकार के दौरान किसी को भूखे नहीं मरने दिया। तमाम तरह की बातें इस बजट के दौरान की गई। पर यहां पर जब बजट आता है तो चर्चा भी होती है। चर्चा इसलिए होती है कि चर्चा यहां पर विपक्ष भी करना चाहता है, और शायद जैसे हम जैसे खबर नवीस भी इस चर्चा में शामिल भी होते हैं और चर्चा को लाते भी हैं कि वास्तव में इस बजट का मूल्यांकन क्या है। आज जो चर्चा है वो भी बजट पर है। हालांकि ये पूर्णकालिक बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट है, पर चूंकि जब चर्चा जरूरी होती है और जब देश में कोई काम होता है, कोई बजट पेश किया जाता है, कोई योजनाएं लाई जाती है, कोई आयाम प्रस्तुत किए जाते हैं, तो चर्चा बहुत जरूरी होती है। यही हमारा चर्चा विषय है कि जो बजट है उससे किसको कितना लाभ होने वाला है। क्योंकि विपक्ष यहां पर पहले ही बोल चुका है कि जन विरोधी बजट है, और सरकार बोल रही है कि विकसित बजट है। अब बजट विकसित है या जन विरोधी है, वो आज हमारी चर्चा में। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ, और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा, भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शाही, अश्विनी शाही अपना पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी राय रखेंगे। अरविंद मोहन जी अर्थशास्त्री को अपनी राय रखेंगे। रजनीकांत मिश्रा जी प्रवक्ता रालोद से अपनी राय रखेंगे। व्यापारी नेता के रूप में यहाँ पर अविनाश त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे, और समाजवादी पार्टी से उनके फार्मन प्रवक्ता विनय सिंह बिन्नू अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल अश्विनी शाही जी से। अश्विनी भाई, बजट आ गया, जो चीजें हुई वो यहाँ बताई भी गई, और महिलाओं को भी यहाँ पर लखपति बनाने की जो योजना थी उसको भी यहाँ बढ़ाया गया। और खासतौर से अगर बात करें तो जो मध्यम वर्ग है, जो हमेशा राह देखता रहा है कि हमारे लिए क्या होगा, उसके लिए बड़ी योजना की यहाँ पर बात की गई है। और खासतौर पर जो गरीब है उनको भी यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से भी यहाँ पर राहत मिलने वाली है। 300 यूनिट बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी, मुफ्त बिजली की, जो कि सौर ऊर्जा के माध्यम से आएगी। पर विपक्ष बोल रहा है ये बजट जन विरोधी है। आपकी क्या राय है? गौरव भाई जी, ये बजट जो है जी, शानदार बजट है, मजबूत बजट है जी, अस्थाई बजट है, जी, और चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन नहीं है। ये अस्थायित्व देने वाला एक विकासशील बजट है। जी, आज जो बजट पेश किया गया, जी, उस बजट में एक विजन है। जी, उस बजट में एक ये दिख रहा है कि हम देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कितना काम कर रहे हैं। आज अभी आपने बहुत सी योजनाओं को गिनाया, जी, मैं शुरू करता हूं अभी जो सबसे अंत में बोला आपने 2 करोड़ मकान की बात। जी, देखिए आज पूरे विपक्षी दलों में होड़ मची हुई है, किस तरीके से रेवड़ी बांटी जाए, क्या किया जाए। अच्छा, हम आत्मनिर्भर बनाते हुए जी, अरविंद केजरीवाल जी की तरह बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं। जी, हम 2 करोड़ जो मकान देंगे उसमें 1 करोड़ को सूर्योदय योजना से जोड़ रहे हैं। जी, रूफ टॉप पे हम उनके पहले लगाएंगे सोलर, जी, उसमें से 300 यूनिट उनको हम फ्री देंगे, जी, बाकी वो बेचे। जी, उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ अगर हमने दिया तो लगभग 5 लोगों का अगर एक परिवार है तो 5 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं। जी, आपने रेल की बात की, जी, रेल में हमने 20% तक लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, हमने लगभग 95% तक कर दिया। दोहरीकरण का शानदार काम हुआ। अभी आप ट्रेनों को देखिए, दीनदयाल कोच लगाए गए, नई जो जनरल ट्रेनें चल रही हैं जिसकी मांग आपकी बात आपने किया है और करना चाहिए था, वो जनरल ट्रेनें चलाई गई। जी, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है वो शानदार तरीके से हो रहा है। ठीक, आज देश में महिलाओं के लिए जो लाडली बहना योजना की बात थी, लाडली दीदी की बात थी, 1 करोड़ हमारी बहनों को, ये लोग तो कहते हैं ना महिलाओं के लिए क्या किया आपने, लाखपति दीदी 1 करोड़, अब 3 करोड़ का लक्ष्य हो गया। हम महिलाओं पर काम कर रहे हैं। स्थितियां देश में आज अगर हम चाहते,
और अगर मान लीजिए कि माननीय मोदी जी का एक विजन ऐसा होता, सीतारमण जी का विजन होता कि हमको चुनाव की बात करनी है, तो हम दूसरा बजट पेश करते। जैसे पहले ये लोग करते थे, सिगरेट महंगा, तंबाकू सस्ता, टीवी महंगा, फ्रिज सस्ता, दूसरे दिन अखबारों में निकलता था। आज के बजट को देखिए कि किस तरीके से महंगा और सस्ते की बात ना करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेल, स्वास्थ्य, अभी कांग्रेस कहती है कि हमने बड़ा काम किया। अच्छा है, 56 सालों तक शासन किए ये लोग, लेकिन 10 सालों में ही हम लोगों ने 15 जो है एम्स बढ़ा दिए। ये लोग 2 एम्स बनाए थे जी, 2 ही एम्स था, 15 हम लोगों ने 10 साल में। ये 56 साल का इनका है जी, IIT, IIM हम साथ साथ बढ़ाए। जी, ठीक। भाई ये काम ही हुआ है देश आप में। बोल रहे हैं विशाल देश यादव हंस रहे हैं, अश्विनी भाई, कांग्रेस प्रवक्ता हंस रहे हैं आपकी बात पर। जी, वो हंसेंगे क्योंकि जनता उनके ऊपर हंस रही है, वो हंसेंगे ही हंसेंगे। अच्छा, 37 किलोमीटर रोज हम सड़क बना रहे हैं, हवा में नहीं बन रहा है। अच्छा, उसमें एक कारीगर से लेकर सरिया बांधने वाले से लेकर कितने को रोजगार मिल रहा है, जी, वो कांग्रेस नहीं सोचेगी, वो हंसेगी, क्योंकि जनता उनके ऊपर हंस रही है। ठीक। एयरपोर्ट 149 जो बनाए गए, हवा में बन गए, वहां भी लोगों को रोजगार सृजन हुआ। EPFO के जो खाते 11 करोड़ थे, 27.5 करोड़ हो गए, यहां भी रोजगार सृजन हुआ है, तभी बढ़े हैं। कांग्रेस वाले हंसेंगे क्योंकि जनता हंस रही है उनके ऊपर। क्या बात। देश में जो विकास की गति है, मोबाइल फोन में हम टॉप पे पहुंच गए, तीसरे नंबर पर हम उसमें दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है। आज देश की गति जो है एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, इसलिए गतिशील है देश। ये लोग हंसते रहेंगे, हंसते थे और अभी आगे कई साल तक हंसते रहेंगे। इनके सामने वही है, 24 में 24 का लक्ष्य है कांग्रेस का, वही करते रहेंगे। ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस विशाल यादव भाई, अश्विनी भाई ने ऐसी कौन सी बात कर दी, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें बजट का यहाँ पर व्यवस्था बताई, बखान किया, बताया कि क्या कुछ यहाँ पर लेकर आई हैं। लोग वहाँ वादे नहीं थे, बल्कि तर्थपूर्ण बातें यहाँ पर कही, पर अब लगातार मुस्कुरा रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस। अश्विनी भाई यहाँ पर बोले भी हैं कि आप मुस्कुराते ही रहेंगे। जवाब दे दीजिए भाई, बजट पर क्या बोलेंगे? धन्यवाद जी, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा चुना हमारे नजर में। जी, देखिए, बजट हर साल की तरह खोदा पहाड़ और निकली चुहिया साबित है। अच्छा, इस बजट में नए नए रंग बिरंगे शब्द के माया जाल के अलावा कुछ और नहीं है। बजट में मुख्यतः 2 चीज महत्वपूर्ण होता है कि हमने पिछले साल में क्या किया और आने वाले साल में क्या करूंगा। जी, इन दोनों चीजों में कोई भी चीज का जिक्र नहीं किया गया। मोदी जी आए थे 2014 में, बोले थे 2022 तक हम विकसित भारत बना देंगे। अब जब 2022 आ गया तो बोले 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। समझ में नहीं आता ये बनाएंगे कब। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, अर्थात 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले होंगे। एक नया सगुफा आ गया कि हम 56 लाख रोजगार देंगे, पता नहीं कहां से देंगे। अच्छा, कृषि, आसमान छूती महंगाई, खाद्य पदार्थ पर 5% से लेकर 18% तक GST पहली बार लगाया गया। इस पर मध्यम वर्ग के गरीब लोगों पर कोई भी किसी तरह का कोई राहत नहीं। सरकार चुप है और बजट बहुत अच्छा है। कैसी अच्छा है, कोई अता पता नहीं है। और दूसरी बात, 2014 जब कृषि विकास दर जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 4% था और आज यह कृषि विकास दर 1.8% हो गई है। तो बताइए कृषि दर क्यों कम हो रही है? आज निर्मला सीतारमण आदरणीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए कि शिक्षा बजट में जो बजट आपने 2023-24 में दिया गया उसका मुताबिक वो खर्च क्यों नहीं किया गया, ये बताना चाहिए। लगातार शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य के बजटों को कम क्यों किया जा रहा है, ये बताना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ आंकड़ा नहीं है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे, क्या किए हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं दिया गया। ये बोल रहे थे हम हवाई अड्डा बना दिए। भाई साहब, बिहार ने आपको 40 में 39 सांसद जीत कर दिया, लेकिन आपने बिहार में प्रधानमंत्री जी ने हवाई अड्डा दिया जहां एक ईंट तक नहीं रखा गया था। जहां की दरभंगा के एम्स का बात कर लीजिए, आपने कहा कि एम्स बना दिए। दरभंगा में एम्स मोदी जी बनाए, जहां तक एक ईंट नहीं रखा गया। वैसा एम्स आप बनाए होंगे, पता नहीं कहां बना, धरातल पे बना या आसमान में बना, ये भी पता नहीं है जी। ना विकास दर बढ़ रहा, ना GDP बढ़ रही है, कोई आंकड़ा नहीं है। ये बजट बिल्कुल तरह चुनावी है। चुनाव को देखते हुए बजट एक शगुफा छोड़ा गया है। इसमें रंग बिरंगे शब्द का माया जाल है और कुछ नहीं है। ठीक है।
ठीक है भैया। बजट में ना तो मध्यम वर्ग की बात की गई है, ना तो हम जैसे युवाओं की बात कही गई है, जी। ना किसानों का आय दुगनी कैसे होगा इस पर बात नहीं की गई। 24 घंटे में कई किसान आत्महत्या कर, इस पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक ठीक है सर, आता हूँ बजट आपको। बिल्कुल चुनावी है या सगुफा है, चलिए बजट बिल्कुल निराधार है। सर, ठीक है, गौरव भाई 10 सेकंड का समय बोल दे तो लीजिए मैं सर, थोड़ा सा जवाब बोल दे, लीजिए, छोटा सा जवाब। बोल लीजिए। हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कम से कम इनको इतना ही अंतर नहीं पता है कि ये पूर्ण बजट है या अंतरिम बजट है। लीजिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है, क्या क्या नहीं होनी है, वो पूर्ण बजट अभी हम पेश करेंगे जी मई के हाँ, जुलाई में जुलाई के कीजिएगा, महीने में या उसमें भी जून एक के चुनाव महीने में होगी। जी, समझ में आ जुलाई में जाएगा। कीजिएगा, चलिए, उसमें भी एक इनको चुनाव यही होगी। नहीं चलिए, पता हो गया, है हो कि गया। अभी के अंतरिम चुनाव बजट। के लिए जी, इतना खुराक हो दे गया, दिया हो गया है। जी, अश्विनी अभी भाई, के चुनाव के लिए देश की जी, जनता चलिए, हो को गया, हो गया। मुरकुराने के लिए इतना खुराक दे दिया चलिए, गया है। जी, फिर जुलाई में अश्विनी भाई, बजट अश्विनी पेश भाई, कीजिएगा, फिर चलिए, हो उसमें गया। जी, खुराक जी। दीजिएगा। अश्विनी भाई, जी। आपने कहा हम पेश आपकी करेंगे। सारी चीज तो क्या आपकी क्या सारी चीज बिल्कुल तो चुनावी होती है। बिता चुनाव लेना, आएगी, बिता बजट लेना, पेश बिता लेना होगा। प्लीज। हो गया आपका। अश्विनी भाई, आपने कहा हम पेश करेंगे, तय हो गया हाँ क्या? हाँ, और क्या, क्या आप ही पेश कोई करने शक वाले है हैं? क्या? अच्छा, कोई शक है क्या? अच्छा, कोई शक है क्या? चलिए, ठीक। बताइए, कांग्रेस 24 में 24, अच्छा। इंडी अलायंस भिंडी हो गई है, अच्छा, खत्म है सब। चलिए, ठीक है। बंगाल में उधर ममता जी अरे भाई खत्म, अपनी बिहार में बात कीजिए जेडीयू ना, भाग गई, चलिए, हो गया। इंडिया पंजाब में बात काहे को केजरीवाल कर जी ने रहे दगा हैं? दे दिया, कहाँ है हेमंत कोई? विश्व शर्मा पे कार्रवाई इंडिया करिएगा, अलायंस नहीं चलिए, हो गया, हो गया। तो आपकी बात आ गई, करिएगा। चलिए, हो गया। बाकी मैं मान अजीत पवार पे हो कार्रवाई गया, कीजिएगा, बिता लेना, नहीं हो तो गया। दक्ष कार्रवाई ऊर्जा आ गई, कीजिएगा। ऊर्जा आ गई आपकी। चलिए, जगन भुजबल पे कार्रवाई हो कीजिएगा, गया। नहीं विशाल तो यादव हो दक्ष गया, पे प्लीज। कार्रवाई होगा। विशाल यादव हो गया, प्लीज। हमारा सर, नीतीश जी के शपथ ग्रहण अरे हो समारोह गया में भाई, मात्र ऊर्जा आ 2-4 गई, घंटे, ऊर्जा आ गई। चलिए, और ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री शपथ समारोह में अरे हो टाइम गया ही भाई, नहीं मिल रहा है। आप अकेले बोलेंगे क्या? चलिए, हो गया, बिता लेना। मैं दोबारा मौका दूंगा आपको। हमारे साथ विनय सिंह बिन्नू जी है, समाजवादी पार्टी से। विनय भाई, बैठ आया और आपके नेता ने पहले ही एक्स पर बोल दिया, जन विरोधी है। कैसा जन विरोधी है? क्योंकि अश्विनी भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बजट है। देखिए, अभी हमारे मित्र अश्विनी शाही जी जो बोल रहे थे, वो एक स्क्रिप्टेड लोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चलते हैं। ये झूठ की पाठशाला है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट होता है जिसको लेकर के चलते हैं ये लोग। जैसे नहीं होता गाँव में, आप देखते होंगे एक भोंपू होता है बांस का, बच्चे लेके बजाते हैं, बड़ा कर्कश आवाज होता है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें आवाज में मधुरता नहीं हुई। बजट वैसे ही है, कहने के लिए बड़ी लंबी लंबी बातें, लेकिन अगर उसमें अंदर जाया जाए, देखा जाए, तो जनता के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? ऐसा कुछ भी नहीं है इस बजट में, सब बेकार है, जन विरोधी बजट है। ये किसानों के लिए जो स्थितियां आज किसानों की है, उनके खाद में से 5 किलो खाद चोरी करने की आदत इनको पड़ चुकी है। तो इस तरह की सरकार है। इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज अभी शाही जी कह रहे थे कि हमने इतने एम्स बनाए, हमने इतने एम्स बनाए। जी, हमने इतने एम्स बनाए, लेकिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के गए, हमने 52 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। हम तो पूछना चाहते हैं शाही जी से भी, कई बार कई डिबेटों में मैंने पूछा है, 4 कोई ऐसे नाम बता दें मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने बनाया हो, इन्होंने खुद बनाया हो, जिस जमीन का अधिग्रहण किया हो, जिसमें आज की तारीख में पूरे मानक के साथ पठन पाठन से लेकर के सारी कार्यक्रम वहां पर चल रहे हो। ऐसा कोई भी नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, आप अमौसी से चल करके आप चिन्हट तक बता दीजिए, एक ईंट भी इन लोगों ने रखी हो। ये झूठ के पाठशाला है, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे। कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी, अब बताइए गरीबी से रेखा से नीचे ले आए, और सबको आज राशन देने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन देना पड़ रहा है। आप कैसे मानेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे लेकर के आए हैं? आपको मजबूरन कहीं न कहीं उनको राशन के भरोसे जिंदा रखना पड़ रहा है, उनकी भूख को शांत करना पड़ रहा है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों को बर्बाद कर दिया है, और कहते हैं कि हमने इतने ये कार्य किया है। इन्होंने कोई कार्य नहीं गौरव जी किया है। ये झूठ के पाठशाला है टोटल, ये टोटल भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जनता को छला है, उसका जवाब 2024 में इनको मिलने वाला है। कह रहे इंडिया गठबंधन का भय इनको देखने के लिए साफ साफ मिल गया बिहार में। अगर इंडिया गठबंधन का भय नहीं होता तो जिस तरीके का छल और प्रपंच जिसको गाली देते थे, इन लोगों की आदत बन चुकी है। राजभर ने 50 गालियां इन लोगों को दिया है, राजभर के कदमों पे जाकर के गिर गए। नीतीश कुमार ने 50 गालियां इन लोगों को दिया है, आज उसके कदमों पे जाकर के गिर। इन लोगों का कोई अस्तित्व है, कोई इन लोगों का ईमान भी नहीं रह गया। मैं तो नहीं मानता कि कम से कम अपने
एजेंडे को तो आप समझ पाते, एक सिद्धांत तो आपका होता, लेकिन न जमीन है, न सिद्धांत है, न कोई एजेंडा, न कोई विजन है, एकदम खोखली सरकार है। जी ठीक है, वैसे बिन्नू जी आपने तमाम बातें यहाँ पर कही। अब मैं रजनीकांत मिश्रा जी से पूछता हूं। रजनीकांत जी, किस तरह देखते हैं इन व्यवस्थाओं को? क्योंकि यहाँ पर सरकार बोल रही है कि विकसित बजट है, आशीष साई ने तमाम यहाँ पर बातें कही, और यहाँ पर यह भी बताया कि किस तरह ये लोक लुभावन बजट नहीं है बल्कि जनता के बजट है। देखिए, आज के बजट का जो ये सत्र रहा है, अंतरिम बजट है, पहली बार आके बता रहा हूँ, ये अंतरिम बजट है, पेश किया गया है। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जी। एक तो आज सरकार अपने तारीफ में लगी रही, इसी बहाने बजट पेश करने के बहाने अपनी तारीफ, अपनी पीठ खूब थपथपाने का काम किया। अच्छा। देखिए, अभी शाही जी ने कहा जी। कि क्या एयरपोर्ट बना तो रोजगार नहीं मिला क्या, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं तो रोजगार नहीं मिला? ये चीजें तो चलती रही हैं, जी। आज ही नहीं बन रहा है, ये बनती रही हैं। दूसरी, मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस रोजगार की बात हम लोग करते हैं, आप उस रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आउटसोर्सिंग से और संविदा पे रोजगार देना जी। और एक रोजगार देने की बात जो होती है, उसमें अंतर है। 8,000 से 10,000 रुपये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर को प्राइवेट कंपनियां हायर करती हैं बच्चों को। अच्छा। वो अपने घर का खर्च नहीं चला पाते। और आप कहते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनवाया, एम्स बनवाया, बिल्डिंगें बनी तो रोजगार दिया। आपने लेबर को का काम दिया। अच्छा। और जो पढ़े लिखे हैं, एमटेक आईटेक लड़के, उनको आपने क्या दिया? वो प्राइवेट ठेकेदारों के वहां, हंसिए नहीं, ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं। लीजिए। ये जो है, आपने उनको काम दिया। काम क्या दिया? वो पढ़ लिख के कितने रुपए खर्च करके अपना एजुकेशन पूरा किए, और उनको आपने एक जगह जाके 8,000 और से 15,000 के अंदर काम करने पे मजबूर कर दिया। वो कर क्या सकते हैं? वो कर क्या सकते हैं? दूसरा, छोटे ठेकेदारों के वहां, बड़े ठेकेदारों के वहां वो इंजीनियर का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने चमका दिया देश। अरे क्या चमका दिया भाई साहब? अच्छा। आपने एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज बने, कितने क्रियान्वयन है ये बताइए ना। बिल्डिंग बना के खड़ी कर देने से काम नहीं होता। लीजिए। क्या पोस्टर बना के दिखा देंगे कि हो गया हो गया हो गया? तो अच्छा। जिसको दिखा सकते हो उसको दिखाइए। अच्छा। ये सुनी भाई, ये बातें करना बंद कर दीजिए कम से कम। अच्छा। ये मतलब जनता को इस तरह से छलने का काम बंद कर दीजिए। बाकी ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम 24 में बजट पेश करेंगे, सब करेंगे। हाँ। जो होगा वो देखा जाएगा जी। लेकिन इस तरह की बातें जी। वोट के लिए जी। जिस तरह से वित्त मंत्री ने खाली तारीफ की आज के बजट में, अच्छा। खाली अपनी तारीफ, अपने सरकार की तारीफ। अच्छा। कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। आपने सोलर की बात की, अभी आप मकान बनवाओगे, सब्सिडी दोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, एक लोक लुभावन बातें फेंक दी आपने। अच्छा। उछाल दिया आपने जनता के बीच में। ये देखिए, ये सब तरीके ठीक नहीं है। अच्छा। आप हंसिए नहीं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। जी। आप नहीं, सरकार मैं चला हंस रहे नहीं हैं। रहा हूं, मैं नहीं, सुन आप रहा हूं, हंसिए नोट मत। कर रहा देखिए, हूं। आप गंभीर होइए। आपकी अगर आप बातों को गंभीर नोट बातों कर रहा पर हूं, सर। हंसेंगे, नहीं, आप अभी कांग्रेस को कर रहे थे कि मुस्कुराते रहेंगे जी। तो आप मुस्कुराना किसी का नहीं रोक लेंगे। सुनिए, रही बात है, आप गंभीर होइए, मेरे प्रश्न को गंभीरता से सुनिए। ये नौजवान बच्चों के साथ छल है। आपने नौजवानों के लिए क्या किया? ठीक। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आपने एक लाडली लखपति बहनों की योजना लागू करेंगे जी। तो ये सब चीजें, देखिए चुनाव आ रहा है, चुनावी के समय का ये सब तरीका नहीं है। ठीक है। आप उसको ढंग से पेश करिए। ठीक। और अपनी तारीफ, अपना पीठ खूब थपथपाते हैं। अरे दूसरा कोई तो कहे, कुछ ऐसा करिए, हम भी कहें कि आपने अच्छा काम किया। चले, ठीक है। क्यों नहीं कहते ऐसा? मैं अब अर्थशास्त्री पर जाने पहले मैं व्यापारी नेता के पास जाऊंगा। अर्थशास्त्री में बार राय लूंगा, क्योंकि आखिरी समीक्षा उन्हीं को करनी है कि कौन क्या बोला है। अपनाथ जी, व्यापारी नेता है, क्या मिला आपको बजट में भाई? थोड़ा बता दीजिए। अच्छा मिला तो तारीफ कर दीजिए, नहीं मिला तो बुराई कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो बोलिए भाई। गौरव जी, देखिए, हाँ। अगर एक व्यापारी होने के नाते अगर आप पूछते हैं तो आज के बजट में क्या मिला व्यापारियों को, जी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको दो पहलू से देखना पड़ेगा इस बजट को। जी। एक तो इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है। जी। अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखते हैं तो चुनावी दृष्टिकोण से अगर इस बजट को अगर आप देखते एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे, पाएंगे तो ये बजट चुनावी कतई नहीं है। अच्छा। ये बजट ये बात का संकेत है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में तुरंत शुरुआत में ही कहा कि हमारी सरकार 2024 में फिर से आ रही है। अच्छा। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ सरकार का ये एंटरिम बजट है, जिसमें इन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो पिछला बजट था उनका, उसके बारे में इन्होंने बताया और आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में इन्होंने खाली कहा है, कोई आंकड़े नहीं दिए। अब रही बात
व्यापारी होने के नाते, तो व्यापारी होने के नाते हम सब की एक उम्मीद थी कि जीएसटी के जो एक मूल अवधारणा है, मूल भावना, जब जीएसटी देश में लागू होने जा रहा था, ये कहा जा रहा था 1 नेशन 1 टैक्स, तो मूल अवधारणा में हम लोग ये चाह रहे थे कि इस बजट में कम से कम 4 जो स्लैब है वो 2 हो जाए। आयकर के दरों में मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्री कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप 5 लाख से टैक्स लेना शुरू कर दो, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि टैक्स की जो सीमा होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये राम राज्य वाली सरकार है। अभी अभी जो है हाल में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस देश में राम राज्य जैसा माहौल बना हुआ है। तो मैं रामचरितमानस कि एक चौपाई का सिर्फ अर्थ बताना चाहता हूँ, जिसमें भगवान श्री राम जो है भरत से पूछते हैं कि भरत ये बताइए कि हमारे राज्य की कर व्यवस्था कैसी है। तो भरत जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि कर व्यवस्था इस देश में हमारे राज्य में ऐसी है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है और उसकी जो गर्मी होती है, उस गर्मी से नदी, नाले, तालाब, समुद्र, उसे थोड़ा थोड़ा जो है पानी सोख करके बादल इकट्ठा करता है, बादल इकट्ठा करता है। और जब जनता को, विशाल भाई के समझ में नहीं आएगा, जब बादल जब इकट्ठा हो जाता है तो जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। यानी कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बहुत थोड़ा सा असर पड़े और उससे सबकी जेब पे थोड़ा सा असर पड़े, लेकिन कर संग्रह ज्यादा हो जाए। तो इस सरकार ने उस कर व्यवस्था के बारे में जो 7 लाख तक का उन्होंने वो किया था, उसमें उन्होंने कोई छूट नहीं दी। ठीक है, उन्होंने माफ किया है, 7 लाख तक की सीमा को खत्म किया, लेकिन कर में कमी होनी चाहिए। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में थोड़ा थोड़ा कम करने, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा कर 6 करोड़ 7 करोड़ लोग जो दे रहे हैं, यूपीए की सरकार में तो 2.5 करोड़ देते थे। आज इस शासन में, इस सरकार में कम से कम 6 करोड़ 6.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों के नजरिए से, क्योंकि देखिए ये देश आर्थिक शक्ति तभी बनेगा जब इस देश के जो मूल व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, इस देश के परंपरागत व्यापारी हैं, इनको जब सपोर्ट किया जाएगा, इनको जब उत्साहित किया जाएगा, तो व्यापारियों के लिए आज के बजट में, अंतरिम बजट में या पिछले बजट में बहुत कुछ नहीं था। लेकिन इस देश का व्यापारी इस देश को देना जानता है, इस देश के लिए जीना जानता है, इसलिए इस देश की हर नीति, उसमें जीएसटी हो चाहे जो, उसमें सवाल आपसे जी, खुदरा व्यापारी की बात करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों की आप लोग लगातार बात करते हैं, चर्चा इसकी होती रहती है। आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने चाहिए थे? बिल्कुल, क्योंकि अगर ई कॉमर्स कंपनी लगातार इस तरह से चलती रहेगी तो खुदरा व्यापार है वो लगातार यहाँ पर खत्म हो रहा है। गौरव जी, आपके भी थोड़े बात कर लीजिए जी। गौरव जी, मेरा दर्द है, आपका दर्द हो ना बना। नहीं, हमारा भी है गौरव जी। हम आपके बगल बहुत बड़ा एक मॉल है, आपके बगल में नाम नहीं लूंगा, आप आज के 4 साल पहले उस मॉल में जाइए, एक भी शॉप खाली नहीं थी, एक भी शॉप, और सब में कस्टमर हुआ करते थे, पूरा मॉल भरा रहता था। आज देखिए दुर्भाग्य, खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स पॉलिसी जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, आज देखिए इस देश का दुर्भाग्य देखिए, खुदरा व्यापार, वो हमारे आदरणीय अश्विनी शाही जी भी इस चीज को मानेंगे। उनके आसपास जानने वाले तमाम व्यापारी होंगे, वो अपना दर्द ये बता रहे होंगे कि खुदरा व्यापार हमारा खत्म होता है। बताया आपने, अपने मन से बताया नहीं आपने। खुदरा व्यापार खत्म हो रहा है। तो खत्म होने की वजह से क्या, बेरोजगारी, एक व्यापारी अपनी दुकान पे 2-3-4 लोगों को रखता है, उसका घर चलाता है, अपना घर चलाता है। तो अगर ये देखा जाए, और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, गौरव जी इस बात को समझिए, और अश्विनी शाही जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार तक ये बात बताएं, और आपके इस चैनल के माध्यम से बात जा रही, आज इस देश के व्यापारी का बेटा व्यापारी क्यों नहीं बनना चाहता? मैं मध्यम वर्गीय छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूँ, उसका बेटा व्यापारी क्यों नहीं बनना चाहता और नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? तो उसके लिए यह समझना पड़ेगा कि क्यों आखिर व्यापारियों को वोट तो दिया जाता है, क्यों उनके बारे में नहीं सोचा जाता। कुछ तो दर्द आपको समझ में आया, भले मेरे माध्यम से समझ में आया। अरविंद मोहन जी अर्थशास्त्री हैं, और मैं ख्याल से सबको आपने सुना, सबकी राय आपने ली, बेहतर राय आपसे बेहतर कौन बताएगा? मैं आपको जानना चाहता हूं। देखिए, ज्यादातर लोगों ने जो इश्यूज उठाए हैं इस डिबेट में, चाहे वो महंगाई के इश्यूज हों, चाहे वो गरीबी के इश्यूज हों, खुदरा व्यापारियों के इश्यूज हों, ये सब रेलेवेंट इश्यूज हैं। लेकिन ये इंटरिम बजट है, और इंटरिम बजट में ये तमाम अपेक्षाएं करना उचित नहीं होगा। हम इस सरकार के पिछले 10 साल का आकलन यहाँ नहीं करता। अरविंद मोहन जी, एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, इसी एंट्रीम बजट में पिछली बार इसी सरकार ने 2000 रुपए तिमाही किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में घोषित किया था, इसी एंट्रीम बजट। जी बोलिए। देखिए, मेरी अपनी सोच ये है कि ये उचित प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस है। बिल्कुल, आप जब बजट में कोई चीज डाल देते हैं, वो मिडवे अगर चेंज करना, सपोज कल को सरकार बदल जाती है
भी बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये इस देश की कभी भी परंपरा नहीं रही है जी। कि इंटरिम बजट में इस तरीके की चीजें लाए। बिल्कुल। तो इस इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट के अलावा जी मुझे लगता है हमें सिर्फ एक चीज पे देखना चाहिए, जी वो है कि क्या ये विजन क्या क्रिएट कर रहा है। यहाँ 2-3 चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जी पहला जो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है, जिसका विजन सामने रखा गया, जी रेलवे के लिए 3 फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की गई। जी एक फ्रेट कॉरिडोर होगी मिनरल्स के लिए, जी एक होगी एनर्जी के लिए, जी और एक होगी सीमेंट के लिए। जी अगर हम ये 3 कॉरिडोर बनाते हैं, जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या लॉजिस्टिक्स लाइंस की है, जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, जी और G20 में जो घोषणा की गई जी कि हम यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक के कॉरिडोर बनाएंगे, एयर, रेल और रोड मिला करके, जी अगर हम उसके साथ जोड़ करके चलते हैं जी तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत मोमेंटस इंटरवेंशन हो सकता है। ये कितना सही है गलत है, इस जी। बात का आकलन हम तब करेंगे जी जब मेन बजट आएगा। देखिए, ये सामने विजन रखना हमेशा आसान है, लेकिन हम वॉक द टॉक कितना होगा ये आकलन आज हम नहीं कर पाएंगे। जी। तो इन इंटरवेंशंस को क्रियान्वित करने के लिए क्या लोकेशन है, ये हम मुख्य बजट में देखेंगे। बिल्कुल। ये तो पहला हिस्सा है। जी दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात जो वित्त मंत्री ने की जी कि 2047 तक हम ये मान करके चल रहे हैं कि हिंदुस्तान एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। जी वो डेवलप कंट्री कैसे बनेगा, उसका विजन क्या होगा और उसका रोड मैप क्या होगा, ये मुख्य बजट में देश के सामने रखा जाएगा। अगर हम वाकई एक रेलेवेंट रोड मैप रख पाते हैं कि देश 2047 में जब डेवलप होगा तो हम वो रास्ता कैसे ट्रैवल करने वाले हैं, तो मुझे लगता है तमाम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए उसका भागीदार होना आसान होगा। बिल्कुल। अगर ये मुख्य बजट में एक एप्रोप्रिएट प्लान आता है। ये दूसरा इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन है। जी तीसरा, रूरल डेवलपमेंट पर एक बड़ा फोकस है। जी और रूरल डेवलपमेंट मेरा मानना है कि जिसको जब हम द्वितीय श्रेणी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं जी तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में हमें रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करना होगा, जो बहुत समय से उपेक्षित है। जी हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो 1990 के दशक में शुरू की है, उसने हिंदुस्तान को बहुत मुश्किल समय से निकाल करके बिग लीग में लाके खड़ा कर दिया। जी लेकिन तब भी हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाए और आज तक सही मायनों में हम आगे नहीं बढ़ पाए। जी यहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग की गई हैं। एक तो कृषि क्षेत्र में या रूरल इकोनॉमी में दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन, फिशरीज और मिल्क प्रोडक्शन, इस पर विशेष फोकस लाने की कोशिश की गई है। फिशरीज के लिए तो एक नई मिनिस्ट्री बनाने की बात की गई, जिससे सरकार की नियत और उनकी सीरियसनेस दोनों जी, बिल्कुल। यहाँ पे झलकती हैं। जी साथ ही साथ हिंदुस्तान का एक बड़ा चैलेंज है ऑयल सीड्स और पल्सेस का। जी यहाँ एक ऑयल सीड मिशन जैसा बनाने की बात की गई है। वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स हम रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर के उसकी मार्केटिंग और उत्पादन पर कैसे फोकस करेंगे, इसकी बात की गई है। जी हम आज की तारीख में बहुत बड़े क्वांटिटी में ऑयल सीड और पल्सेस को दुनिया से खरीदते हैं, जी और उसका परिणाम हमेशा यही होता है कि जब हिंदुस्तान इतना बड़ा बायर हो जाता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो दुनिया के बाजारों में कीमतें बढ़ जाती हैं। और इतने बड़े कृषि के देश में हम आज तक उसमें बहुत सक्सेस नहीं ला पाए। तो अगर हम ये चीजें करते हैं और लॉजिस्टिक्स लाइंस के जो चैलेंजेस हैं, जिस पर सरकार का कहना है कि जो पीएम गति योजना है उसके तहत इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अगर वाकई जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, अगर सरकार वाकई जो यहाँ पर कह रही है, मुख्य बजट में इन तमाम चीजों के लिए रेलेवेंट इंटरवेंशंस आते हैं, सिर्फ हम टिंकरिंग नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कही। अब मैं अश्विनी जी की बात चाहूँगा। अश्विनी भाई, सबने अपनी अपनी बातें बोल दी, विशाल आपकी बात लेता हूँ। मुझे पता है आप तो यहाँ पर अभिनव भाई के तमाम बार 2 बार हाथ जोड़ लिया आपने। अभिनव भाई की बातें आपको अच्छी नहीं लगी, खैर यहाँ पर अच्छी और लगने के लिए नहीं बैठे एक्चुअली विशाल यहाँ भाई पर समझना नहीं चाहते। हाँ चलिए, यहाँ पर हम बात करने बैठे हैं, हाथ जोड़ने कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बात। अश्विनी भाई, अब थोड़ा अपनी बात भी बोल लीजिए भाई, सबको सुन लिया आपने। अर्थशास्त्री तो आप जी जी बोलिए। जो लोग अभी अरविंद जी ने बड़े विस्तार से जो चीजें मुझसे छूट गई थी, अरविंद जी ने उसको ले लिया। मैं समझ गया जी। अभी
तो राजकोषीय घाटा हमारा था वो 5 जीडीपी का 5.8% था, उसका हम लोगों ने 5.1% करने का लक्ष्य रखा है। इसको भी अरविंद जी ज्यादा अच्छा समझेंगे जी वो एक पॉइंट और छूटा था जी हमारे व्यापारी नेता का। एक कष्ट था जी और वो जायज है, लेकिन वो बजट में उसकी व्यवस्था नहीं होती है। हमको लगता है कि जीएसटी जो 4 स्लैब का 2 स्लैब हो जाए जो कहा उन्होंने, जी वो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती रहती है जी वो उसमें तय होता है। जी अधिकतर बैठकें होती हैं, चूंकि डीजल पेट्रोल पर हम लोग तो लखनऊ बैठक जब हुई थी हम लोगों ने कहा कि भाई कम कर दिया, इस पर जीएसटी लगा दिया जाए। जी तो जितने कांग्रेस शासित थे चाहे मतलब भाजपा शासित नहीं थे, अच्छा उन्होंने भी और भाजपा शासित ने भी अच्छा कहा कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अच्छा ये चीजें जीएसटी काउंसिल की चीजें हैं। ठीक बीना जी ने एक बात बड़ी वो कहा, बीना जी चूंकि उत्तर प्रदेश सपा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकलती है, बीना जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, अच्छा लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाती है। अच्छा वो अमौसी से चिन्हट तक रह गए। अच्छा अरे भाई ये भारत सरकार का आज बजट है जिसमें 396 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। और मैं थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन कर देता हूं, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हर जिले में हम एक लेकर चलने की बात करते थे। जी 68 मेडिकल कॉलेज 4 बता दीजिए यूपी में। सिविल हॉस्पिटल को उच्चीकृत करके बनाया गया है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टरों की कमी थी, इन मेडिकल कॉलेज से कमी पूरी होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 4 बता दीजिए। बता दीजिए कितने बने। बढ़ाए हैं। चलिए यूपी में बता दीजिए कितने बन 5,000 जाएंगे। नर्सिंग की सीट। अरे बारी यूपी में 3 बता दें, 4 छोड़ दें। अरे भाई बिन्नू भाई थोड़ा सा 3 बता दीजिए। अच्छा नाम पता ही नहीं अब है। 3 बता दीजिए। हम सपा गवर्नमेंट के 4 बताएंगे। अब वो देखिए आप सपा गवर्नमेंट के 4 बताएंगे, आपसे 3 पूछ रहे हैं। बिन्नू भाई थोड़ा सा डबल इंजन की सरकार है, देखिए 3 आप पूछ लोगों ने रहे हैं। कहा, मैंने सुना है। चलिए चलिए भाई प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। पता ही नहीं है। बिन्नू भाई सर सुन लीजिए आज 2 आदमी बोलेंगे, विशाल विशाल प्लीज पता ही विशाल प्लीज यहाँ सुन लो पहले, फिर मौका दूंगा आपको सबको ओपन रहेगा। देखिए, जी पूरे मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया। अच्छा अच्छा चलिए स्वीकार भले ही कीजिए। मायावती जी वाले का फीटा वो चलिए। काटे हो अखिलेश जी, वो अलग बात है, जी। मगर एक बनाया, अच्छा काम किया। आज हम 22-23 बना रहे हैं भाई, 7-8 चालू हैं। अरे 3 आप लोग मेडिकल उसका कॉलेज नहीं कर बताइए पाए। ना। 168 बता रहे, 3 बता दीजिए। हम बता रहे हैं अम्बेडकर नगर, बहराइच, आजमगढ़, हम बता दे रहे हैं ना। हम कहाँ हमने बनाया, हमारी चल रही है, पूरी मानक के साथ चल रही है। मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, आप सफाई में देखिए, आप देखिए 4-5 बनाए हमने, आपसे 3 पूछ रहे हैं, आपसे 3 पूछ रहे हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता दीजिए जो अपने मानक के साथ चल रहा है। बजट पे बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। अरे भाई भारत झूठ का क्यों बोलते हैं? ये लोग देखिए, हाँ। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुद्दे अच्छा। से भटकाना चाहते हैं। अच्छा। देखिए आज भारत जो है G20 और G7 में सबसे बेहतर टॉप पे है। अर्थव्यवस्था जहां पर सब जगह किसी टॉप पे रहते चाइना हैं। और अमेरिका जैसे देश की 2% 80 से ऊपर करोड़ नहीं है, को आपको राशन हमारी देना पड़ रहा है, टॉप 7% पे से है। आगे बढ़ रही है। जी गौरव जी मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी, मेरी जी, आवाज प्लीज, वापस प्लीज, आ रही है, प्लीज, हमारे प्लीज। भाई लोग बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज भैया यही लोग बोले, मैं आपको मौका दूंगा विनय भाई, आपको मौका दूंगा। 2024 के बाद डिस्टर्ब होइएगा। मौका दूंगा आपको। अरे 24 में बोल रहे हैं वो 2024 में जो भी है, IMF हम मेरी संस्था नहीं है, IMF ने आंकड़े दिए हैं कि 7% से ऊपर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान है, भाजपा की ओर ज्यादा आकर्षित हैं गौरव हम भाई आप। हमेशा, आज वो दिन नहीं है गौरव भाई कि जी। सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। आज फॉरेक्स रिजर्व आज देश को गिरवी रख रहे हैं आप, सोना नहीं रख रहे हैं, देश को गिरवी रख रहे हैं, रखा था देश के सारे संसाधन को गिरवी रख रहे हैं। आपने देश को ही बेच डाला है। जी देखिए गौरव भाई, ये लोग जब सच्चाई हम बोल रहे हैं ना, तो सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए ये आपके overlap प्रधानमंत्री ने करेंगे, कभी करेंगे। सच बोला है क्या? जी भाई अब क्या एकदम बोलेंगे? एक सच नहीं बता बोला दीजिए, है। एक सच बता दीजिए जो प्रधानमंत्री ने बोला हो। 1,19,000 पर व्यक्ति बिन्नू पर भाई। अरे विशाल यार प्लीज मौका दूंगा, विशाल मौका दूंगा आपको। देनदार है लोग यहाँ पे। मुझे डिबेट करनी चाहिए, मौका दूंगा आपको, डिबेट खराब मत करिए। बोलिए बारी बारी बोलिए, यासिन भाई बोलिए बोलिए। गौरव जी देखिए, ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला जनता करती है, 14 में भी किया, 19 में भी किया, 24 में भी करेगी, और ये 24 फैसला में उसके विदाई हाथ में है। करेगी। हमें आपको कुछ नहीं करना है, जी 24 में मिलाप विदाई यही लोग करेगी। करते हैं।
रोज बिलाप, कभी कभी ठीक है, कुछ कभी ठीक है। कुछ। अच्छा, जरा आज सुनिए भाई, एक बात चले और होगे, कहता चले हूं, होगे, मैं- चले होगे, चले एक होगे। बात मैं अपनी बात जल्दी, खत्म जल्दी, करता हूं। जल्दी एक बोलिए। बात और कह देता बोलिए, हूं। हम बोलिए, अपने बोलिए, बोलिए। विशाल जी ने कहा, जी नहीं, रालोद के नेता ने कहा, उनका जवाब नहीं दिया कि 15,000 रुपए की नौकरी लड़के कर रहे हैं, नौकरी कहाँ मिल रही है। 15,000 बहुत है, 8,000 है। मैंने ईपीएफओ के जो आंकड़े बताए, जी 2014 में 11 करोड़ खाते थे और आज 27 करोड़ से अरे ये ऊपर क्या हैं। बात करते हैं आप? ये जब ये रोजगार बेकार की मिलते बातें हैं करते तभी हैं। वहां चलिए। पर ये खाते सब आप खुलते क्या हैं, बातें करते हैं? हाँ। खाते और तभी ये सब खाते कौन सी खुलते बातें करते हैं? चलिए। हैं। आप बैठकर यूपीए देखिए ना सरकार जाके ने जमीन पर, कुछ नहीं कितनी होता है। सरकारी चलिए, नौकरी ठीक है। दी थी 10 कुछ नहीं साल होता में, है। ये जी। बता दे चल भाई। ठीक है, नहीं होता चल ठीक है। सुनील भाई, कुछ फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा को शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर यहाँ स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट में, और यहाँ पर हम फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए रोकी गई थी क्योंकि यहाँ पर ब्रेक था, और यहाँ पर हम फिर अपनी बात करेंगे जिस बात के लिए यहाँ पर आज चर्चा हो रही है। और चर्चा आज अंतरिम बजट पर हो रही है जो आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया है। चर्चा को यहाँ पर दोबारा शुरू करते हैं, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं विनय सिंह बन्नू से। मैंने भाई तमाम बातें अश्विनी शाही ने कही, आपकी बात अधूरी रही, अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। देखिए अश्वनी भाई, कुछ पूछ रहे थे आप उनसे? अश्वनी भाई जितनी बातें कहे हैं वो खुद जानते हैं, अपने अंतरात्मा से पूछे हैं अच्छा, तो वो जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अच्छा, कितना बड़े झूठ का एक पोटली है, इन्हें पता है क्योंकि खुद ही झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी हैं। अच्छा, वहीं से सारे प्रवक्ता जो है जी। स्क्रिप्ट लेकर के वहां से निकलते हैं अच्छा। और दिन भर उन्हें बोलना होता है। अच्छा। वो स्क्रिप्ट इनके झूठ की पाठशाला में लिखी होती है। अच्छा। इन्होंने 168 बोला, सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं 3-4 का नाम बता दीजिए, बता ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने इनके प्रधानमंत्री ने 7 में क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया था यूपी में जी। एक जो है कुशीनगर में है जी। 3 दिन चलती है, वो भी एकल चलती है, 4 दिन बंद रहती है। अच्छा। इसको कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा। आखिर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मानक क्या होता है यही बता दे। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी है। मदारी भीड़ जरूर लगा लेता है, एक मिनट सोनी भाई, मदारी भीड़ जरूर लगा लेता है, लेकिन सभी जानते हैं ये मदारी है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि अगर आपने सरकार 2 बार जो है बेवकूफ बना करके चला ली है तो फिर जनता आपकी जो फ्रॉड और जो आपने बेवकूफ बनाया, जनता को छला है, ठगा है, जनता सब समझ रही है। वह डर कहीं न कहीं
2024 के चुनाव में आपके जेहन में है। अच्छा। कितना डरे हुए ये लोग हैं। अगर डरे नहीं होते तो ऐसे लोगों के जा करके पैर नहीं पकड़ रहे होते जिनको इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है और जिन्होंने इनको क्या क्या नहीं कहा। यही राजभर ने कहा इनको भीख मंगवा देंगे, बंडल पकड़वा देंगे। ये आखिर पैर पकड़े ना, नीतीश जी का पैर पकड़े ना, इसी को डर कहते हैं। अच्छा। और ये डर भय इंडिया का, और इंडिया का डर पूरे विश्व को है। इनको क्या है, ये तो इंडिया से डरेंगे ही। क्योंकि इंडिया को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा वो डरेगा इंडिया से। और इंडिया अब की बार अपने फुल प्लेस के साथ 2024 में आ रही है। बिना जिसे कहनी है दो बातें। एक तो इन्होंने कहा कि झूठ, अच्छा, अच्छी बात है। अगर झूठ है तो गौरव जी, ईश्वर की कृपा से 3 सांसद बचे हैं आपके पास। आप सदन में प्रिविलेज मोशन पास कर लीजिए कि सदन में सरकार झूठ बोल रही है। अगर इन तीनों सांसदों के पास हिम्मत हो तो कर दे कि वो आपके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला था। दूसरी बात भूल गए क्या? दूसरी बात 52 में 46। ओम प्रकाश राजभर की बात कहा आपने। मध्य प्रदेश में अखिलेश किस तरीके से बेइज्जत किया गया आप लोगों को, वहां पर वो भी थोड़ा सा तो धैर्य रखा कीजिए भाई। ये राजनीति में सब चलता रहता है, आप अपनी बातें भूल जाते हैं। अच्छा, राजनीति में चलता रहता है। नहीं, आप लोगों का पुराना अनुभव है। आप अपने से अलग विचारधारा महबूबा जी से जब हाथ मिला सकते हैं तो आपका कोई सिद्धांत और कोई विचारधारा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जो है देश के खिलाफ कहीं भी जा सकते हैं। बजट पे रहिए जी। ठीक है, हो गया। विशाल कुछ बोल रहे थे, विशाल बोलिए। विशाल बोलिए। बोलने देख कहा रहे हैं आप, सरकार सदन में नहीं बोलने दे रहा है, एंकर डिबेट में नहीं बोलने दे रहा है विपक्ष। अरे भाई सबको बोल ले, ऐसा मत कहिए भाई। गौरव जी आपने अब अगर ऐसा एंकर सवाल उठाएंगे सवाल उठा लूंगा, बड़े बड़े सवाल है मेरे पास कांग्रेस को लेकर। जी गौरव जी, आपने बीजेपी को भरपूर टाइम दिया। बोले, मौका दे रहा हूँ भाई, मौका दे रहा हूँ। बोलिए। देखिए, बीजेपी लखपति योजना लाई, पता नहीं लखपति योजना धरातल पर होगी या नहीं, लेकिन लखपति देनदार योजना बीजेपी चला दी है। 1,19,000 हर भारतीय आज कर्ज में है। अच्छा। जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो मात्र 43,000 था। अच्छा। आज 1,19,000 है। ये लखपति योजना नहीं, एक लखपति देनदार है। अच्छा, देनदार है। अपनी नाकामियों को प्रभु श्री राम के पीछे छिपा देना, ये राम राज्य है इनका। कहते हैं राम राज्य की बजट है। अरे भाई, कैसा राम राज्य, जहां ना मध्यम वर्ग की चर्चा हो, ना गरीब वर्ग की चर्चा हो, ना किसान की चर्चा हो। ये राम राज्य क्या? राम राज्य में कभी दूसरे की सरकार को तोड़ी नहीं जाती थी। राम राज्य की सरकार में कभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता था। लेकिन आपकी सरकार में दिन दहाड़े सारे को छोड़े हैं। ये प्रभु श्री राम का अपमान कम से कम भाजपा और इनके सहयोगी जो आज तथा कथित कई प्रकार के षड्यंत्र लगा के बनकर बैठे, वो लोग ना करें, कम से कम राम का अपमान ना करें। अच्छा, देखिए, बजट बिल्कुल उदासीन है। इस बजट में कुछ नहीं होने वाला है जी। रंग बिरंगे शब्द, नए नवेले शब्द का माया जाल है। हम ये करेंगे, विकसित भारत, संकल्पित भारत, इस तरह के शब्दों का माया जाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिलहाल और बात बोलनी नहीं तो आप फिर बोलेंगे एंकर बोलने नहीं देता भाई। और वो बोलना चाहते हैं क्या आप? नहीं, आपके प्रश्न, आपके सवाल आएंगे। मेरा सवाल आपसे, कई सवाल हमसे तमाम आपने बात कही है विकाल, और चूंकि आपने बात की है तो मैं सवाल आपसे लेता हूँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष की भूमिका रहती है। विपक्ष की भूमिका सड़क पर कैसी रहती है? चुनावी, केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला विपक्ष, जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होता है, जो केवल चुनाव के समय यात्राएं करता है, जो चुनाव के समय बताता है कि हम हैं। जनता के बुनियादी मुद्दों पर विपक्ष कब लड़ाई की भाई? थोड़ा बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, फिर मैं यात्रा की बात भी कर लूंगा। बोल लीजिए, बोलिए विशाल यादव, जवाब दीजिए। जब लखीमपुर में महिलाओं पे अत्याचार होता, क्या उस समय चुनाव थी? अच्छा। जब सीतापुर में महिलाओं पर अत्याचार किया था, क्या उस समय चुनाव था? अच्छा। जब हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, भाड़ा जोड़ न्याय यात्रा के लिए, तो क्या उस समय चुनाव था? अच्छा। तो केवल कांग्रेस के कार्यक्रमों को चुनाव से जोड़कर देख लेगा। चलिए, सितंबर 2021 की घटना है वो, विशाल में आपकी याद ताजा कर दूं। बना के लोग देख लिया है। सितंबर 2021 की वो घटना है, और यहाँ पर जो चुनाव था 22 मार्च में था। 6 महीने पुरानी घटना थी, और मुझे पता है कौन वहां पर कितना सक्रिय था। आपके नेता उत्तर प्रदेश को कितनी तवज्जो देते हैं विशाल यादव, मैं जानता हूं। आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आती है, लड़की लड़ सकती हूँ का नारा देती है, 40% महिलाओं को टिकट देती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है? क्या केवल वही घटना थी? तमाम घटनाएं होती रहती है, पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कितनी तवज्जो दी गई। निकाय चुनाव में देखा, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आपके कोई नहीं आए। तो यहाँ पर अगर सक्रियता की मेरा सवाल सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए,
प्रधानमंत्री तो ये सवाल भी विपक्ष को उठाने हैं ना, ये विपक्ष कब उठाएगा भाई? ये सवाल भी क्या, ये सवाल भी क्या केवल मीडिया के लिए छोड़ दिए हैं क्या? ये सवाल मीडिया के लिए मत छोड़िए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। चलिए प्रवक्ता राहुल बोलेंगे, प्रवक्ता राहुल बोलेंगे, बोलिए रजनीकांत जी, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए जी, 2-3 बातें हैं जी। एक तो आपने कांग्रेस से एक सवाल किया, विपक्ष कहाँ रहता है, तो जवाब उनका था जो जी। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, बता दीजिए। कि जो मुद्दे होते हैं हमारा आंदोलन उस पर होता है, मैं करता हूं। अभी हमने पिछले उसमें विधानसभा घेरा, अच्छा अच्छा, पुलिस भर्ती में रेड इन्होंने उम्र घटा दी थी जी उसको 3 साल बढ़ाया जी हमने धन्यवाद भी दिया योगी जी को जी। कि ठीक है आपने उसको किया जी हमने गन्ने पर विधानसभा घेरा जी और हम करते रहते हैं। जी। आपको एक चीज बुनियादी मुद्दों पे कितना संघर्ष किया रजनीकांत जी, वो बता रही जरा। किस पे? जो बुनियादी मुद्दे उन पे कितना संघर्ष किया हमने किस आपने? बुनियादी आपने मुद्दों पर संघर्ष नहीं किया? बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। हमने एमएसपी मूल्य के लिए कितना संघर्ष हुआ? एमएसपी के मूल्य पे हमने तो आम धरने दिए, तो आम ज्ञापन दिए, तो आम हर जिलों में बैठकें की, हर जिलों में डीएम के वहां धरना दिया। अच्छा अच्छा, हर जिलों में किया। अब थोड़ा हमारे लोगों का भी कैमरे में कैद कर लिया करिए, कहीं कहीं हो सकता है हम आपको सूचना न दे पाए। अच्छा चलो, ये भी मान लीजिए भेज दिया हम आपको सूचना न दे पाए। फिलहाल मैं तो प्राइम अगर मैं सूचना दूं, अब देता हूं आपको जी, ठीक है। एक चीज आपसे डिबेट में बोलना नहीं चाहता, बोल लीजिए, क्योंकि आप ज्ञापन पर कहते हैं कि ज्ञापन देने से बिल्कुल सही बोलूंगा, बिल्कुल सही बोलूंगा, लेकिन मुझे कोई कोताही नहीं है ऐसे खबर बीच, मैं बिल्कुल बोलूंगा। सुनिए ज्ञापन देने की राजनीति बंद कर दीजिए आप लोग। अरे गौरव जी मेरी बात बोलिए बोलिए। तो मैं ज्ञापन के माध्यम से भी लड़ाई लड़ता रहता हूं जी। मैं सरकार को का दृष्टि करने के लिए, निगाह में लाने के लिए मैं बहुत सारे ज्ञापन भी देता जी, बिल्कुल देते हैं। मैं सुनी भाई से एक चीज पूछना चाहता हूं। बोल दीजिए। हाँ, कि आपने अभी G20 और समिट की बातें की जी, इन्वेस्टर समिट की बातें की, दुनिया भर की, आप बताइए आया क्या धरातल? लीजिए, क्या है? 2 बार आप कर चुके हैं, लीजिए, हमने ये बात ही नहीं की। लीजिए। नहीं आपने कहा अभी G20 के नहीं, हमने ये कहा कि आपने नहीं अच्छा नहीं किया। बहुत सही बात कहा, इन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा मैंने बात ही नहीं किया। अश्विनी जी मानते हैं ये हमने, अरे भाई आपने नहीं कहा, मैं अश्विनी जी नहीं मान लिया इन्होंने। अरे छोड़िए ना, अग्रणी देश हैं। आपने नहीं किया, हम ना करना पूछ चाहते रहे हैं हैं कि जो देश का प्रदेश का पैसा आपने इस समितियों पर बर्बाद किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? लीजिए, रिजल्ट पूछ लीजिए, कितना आया? जवाब दे दीजिए। कोई फैक्ट्री बताइए कहाँ लग गई, ये बताइए। पिछली बार ज्यादा हुआ दूर था मत जाइए, सीतापुर में एक ज्यादा लगा दूर था। मत जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। बताइए। सुन लीजिए, चूंकि बजट पर है और आपने सवाल पूछा, नोएडा में मोबाइल की फैक्ट्रियां कहां से लगी? बुलंदशहर में ऑक्सीजन की समाजवादी फैक्ट्री- पार्टी गवर्नमेंट की है, मान्यवर पता कर लीजिए, सैमसंग समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के समय की है। बाराबंकी दूसरे का बेटा काटना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, आप खाली पत्थर बदल कीजिए, उद्घाटन करना बंद करिए। भाषण नहीं आप कर रहे जमीन हैं, पर आइए, सच्चाई बता उद्घाटन रहे मत हैं। और आप मैं जैसे कंपनियों का पूर्वांचल नाम एक्सप्रेस बता का दे रहा फीता हूँ, काटे, चाहे उसको हीरा मत नंदानी का हो, चाहे रिलायंस का हो, अच्छा। चाहे वो अदानी का हो, कुछ सारा नहीं। काम लगभग जो है कुछ चालू नहीं। है। आप और अभी अडानी जाकर अंबानी देखिए के सिवा निकल ही नहीं सकते। डिफेंस कॉरिडोर में आपकी जो है, सरकारी वही चला रहे हैं। अच्छा, अरे हाँ। भाई सरकार बस आप उससे बाहर नहीं जा सकते नहीं। ना। अब आप देखिए, वही अब तो एक बोलेंगे। शब्द बोलना पड़ेगा। आप उससे बाहर वो नहीं जा पाएंगे। सोरेश चाचा के पैसे पर नौकरी करने वाली सोनिया गांधी, जो कुकिया उग्रवादियों को देकर पैसा वहां मणिपुर में दंगा करवा रही हैं, उनसे भी पूछ लीजिए ना। नहीं कंट्रोल कर ले रहे हैं आप। लीजिए, नहीं करवा आप क्यों रही नहीं किया हैं। कंट्रोल? सोनिया गांधी मिसाल को बोलेंगे बंद भाई, मिसाल बोलेंगे। सोनिया गांधी करा रही हैं। बंद करिए ना सोनिया गांधी को। आप जांच कराइए। एक ड्रामा संस्था बनने है, मत नाम आइए। सुन लीजिए, उसकी उपाध्यक्ष वो है, आप मनमोहन करिए ना सिंह जी कार्रवाई। हैं, और एक सेठी है। ये सब लोग आप सुरेश कार्रवाई चाचा के करिए नौकर ना। हैं। सबके पे CBI लगाते हैं, हमने कंट्रोल कर लिया है, वो भी करिए। हमने कंट्रोल। रालोद से लीजिए। आपको नहीं समझना है। अश्विनी भाई विशाल क्यों नहीं समझना? समझना तो आपको आम जनता से है। चले, विशाल कुछ बोल रहा है, विशाल के बोलो, विशाल क्या बोल रहा है? जी। विशाल बोलिए। चुल्लू भर पानी में इन लोग को डूब कर मर जाना चाहिए। अच्छा, चलो पॉइंट मरिए भैया सोनिया आप जी लोग। का नाम लेती है। हाँ। मुख्यमंत्री आपका एंड वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री है, लीजिए। इस्तीफा नहीं दे रहा पुलिस है, आपकी। और सोनिया जी का नाम ले रहे हैं। लीजिए। अरे सोनिया जी के चरणों के धूल नहीं है आप लोग। लीजिए। सोनिया जी का नाम ले रहे हैं। वो लीजिए। सुरेश चाचा की नौकर है, आप पता चला, हमको बहुत जल्दी पता चला है। अच्छा भाई, मर्यादा में, मर्यादा में। हाँ, नहीं कसम से बता रहे हैं। सोनिया जी के चरणों के आपको धूल नहीं गौरव है भाई, मैं बिना साक्ष्य के कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, पूरी बता दीजिए। भाजपा में से कोई सोनिया के चरणों के धूल नहीं है। FDLAP एक संस्था है सोनिया जी, सोरेश की। सोनिया जी, जी, और सोनिया उसमें जी की सरकार वाइस क्या? प्रेसिडेंट मणिपुर में। हैं अच्छा, सोनिया जी की सरकार सोनिया है। गांधी और मनमोहन सिंह की भाजपा बेटी। सरकार है, भाजपा अच्छा। का मुख्यमंत्री है तो क्या है भाई?
नया आंकड़ा लेके आया देता हूँ, जैसे डिबेट खत्म होता है मैं भेज देता हूँ। चलो ठीक है, सुनिएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अबराज त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं, अबराज जी बोलिए। गौरव जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये डिबेट तो आज बजट पे है, लेकिन नहीं थोड़ा सर, मैं तो क्यों नहीं एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए नहीं सर, मैं तो एविडेंस का इस्तेमाल बजट पे आइए, बजट पे देखिए आइए। देखिए और जवान सवाल कर बोलिएगा। पर बजट पे यहाँ बोलता कौन है? यहाँ पर सब पर्सनल होते हैं। देखिए बोलिए। देखिए सोनिया जी पर बोलने से पहले जवान संभाल कर बोलिएगा। लीजिए सोनिया जी के चरणों के धूल नहीं होंगे आप लोग। जी सर, चलिए हो गया भाई, हो गया। अरे चलिए। भाई वो तो अरे हो गया भाई, आ गई ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गई। सुब्रमण्यम चलिए स्वामी तो उनको पता नहीं क्या कहते थे, वो भी मैं बोल दूं क्या यहाँ से? चले हो गया, चले हो तो गया। मोदी जी को पता नहीं क्या चले हो गया, बजट पे आई, बजट पे आई, हो गया, हो गया, हो गया। चल बजट पे बोलिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। चले हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए। अपराध जी बोलिए, अपराध जी बोलिए, बोलिए। हो गया विशाल, हो गया विशाल, हो गया, हो गया, हो गया विशाल, हो गया। अपराध जी बोलिए, अपराध जी बोलिए, बोलिए। गौरव जी, अरे हो गया भाई, हो गया, हो गया। कांग्रेस पार्टी का जो हाल है ना, वो इसी वजह से है। अब विशाल चुप हो जाओ। कांग्रेस पार्टी का जो हाल है ना, वो इसी वजह से है, किसी चीज को सीरियस लेते ही नहीं। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात करना चाहता हूँ गौरव जी, ये बताइए, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार है, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जी। मैं जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव जी, आपके उस प्रश्न का मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक भी व्यापारियों के खिलाफ हुए नीति नियम के खिलाफ एक भी धरना प्रदर्शन, क्या बात एक है? भी बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं पीड़ा आ गई, व्यापारी नेता की पीड़ा आ गई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। व्यापारियों ने जो कुछ लड़ाई लड़ी, अपनी खुद लड़ी है। व्यापार भी जनता है भाई। दूसरी चीज, आप सारे लोग लड़ रहे हो आपस में, कह रहे हो उनके पास वो चले गए, उनके पास ये बताइए गौरव जी, एक दिन एक डिबेट कराइए आप, मैं करा लेता हूँ। इस देश में एक डिबेट कराइए, कौन सा इस देश का नेता है और कौन सी इस देश की पार्टी है जो अपने कही हुई बात वचनों से पलटी न हो आज तक। आज क्या बात है, लीजिए। तो इसमें सब उसमें शामिल है। अच्छा। सब उसमें सब अपना सत्ता पाने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। चल ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, चल डिबेट ओवर, ठीक है। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा के दौरान यहाँ पर जमकर आक्षेप भी लगाए गए, क्योंकि राजनीति ये चुनाव आ चुके हो, यहाँ पर हर डिबेट में उम्मीद भी ये भी की जा सकती है कि आक्षेप यहाँ पर लगेंगे। सबने अपनी बात कही, सबने यहाँ पर एक दूसरे को जमकर कोसा भी। किसी ने यहाँ पर किसी की नीति बताई, किसी ने कहीं पर बताया कौन प्रेसिडेंट है, और किसी ने यह भी बताया कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। कोई किसी की चरणों की धूल है, या कौन किसके साथ में है, किसको चुल्लू पानी में डूब जाना चाहिए। तमाम तरह की यहाँ पर चर्चा हुई, बजट पे ही बात हुई और सबने एक दूसरे को आईना दिखाया। पर मेरा सवाल सबसे है, वो सवाल यहाँ पर ये है कि जो बजट है वो आम जनता के लिए आता है और यात्राएं आम जनता के लिए होती हैं, संघर्ष आम जनता के लिए होता है। वो जनता जो जनार्दन जो आपको वोट देती है, आपकी सरकार को बनाती है, भाई आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पे बिठाती भी है, उतारती भी है। तो सबसे पहला सरोकार आपको आम जनता से होना चाहिए। जनता के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अमर हो चुके हैं, जिन पर आज भी काम करने की जरूरत है। अगर इतिहास बनाना है तो उन मुद्दों को खत्म करके इतिहास बनाइए। समाधान करना है तो समाधान करिए। यहाँ पर पीड़ा व्यापारी नेता की हो या अर्थशास्त्री की हो या खबर नबीस मुझ जैसे की हो, पीड़ा पीड़ा होती है। और जब अगर देश के लिए बेहतर काम करेंगे तो यहाँ पर प्रभाव सब पर दिखाई देगा और 2047 तक जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं वो भी साकार हो सकेगा। व्यवस्थाओं की जरूरत है, नीति जरूरत है, क्रियान्वयन की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात है समीक्षा की जरूरत है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने